चलो, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। सब लोग ध्यान दीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग। और एक बात बहुत क्लियर समझ लीजिए, अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता है तो आने वाले चैप्टर भूल जाओ, ठीक है। मतलब पूरी केमिस्ट्री जो है, ये जो शुरुआत के जो 4 चैप्टर्स आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, इस पे डिपेंड करते हैं। शुरुआत का पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट आपने पढ़ा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, ये सब बेसिक चैप्टर्स होते हैं केमिस्ट्री के। इनके बिना टोटल केमिस्ट्री दिक्कत देता है भाई। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मोलैरिटी कंसंट्रेशन काम आएगा, है ना। हर चैप्टर में क्वांटम कॉन्फ़िगरेशन काम आएगा। उसी प्रकार इस चैप्टर में जो आप चीजें पढ़ोगे वो हर चैप्टर से रिलेटेड रहेंगी, हर चैप्टर में काम देंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा बहुत हिस्सा आपने 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था। अब आप लोग क्या पढ़ोगे, मेजर पोर्शन केमिस्ट्री का आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग समझने से पहले तो हमको ये बताइए भैया बॉन्ड क्या है। बॉन्ड बातें नहीं, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो 2 एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल को जोड़े रखता है। एक मॉलिक्यूल के एटम्स अगर सेम टाइप के हैं चाहे डिफरेंट टाइप के हैं, उनको जोड़ने का काम आपस में कौन करता है, बॉन्ड। बात समझ में आ रही है चिंता, ठीक है। बॉन्ड क्यों बनता है ये भी आपको पता होगा, ये सब 10th की चीजें हैं। Why do atoms form bond? Atoms form bond क्यों बनाते हैं भैया, ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लें ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, यही है ना। एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, ताकि उनका कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाए। मतलब या तो डुप्लेट एक्वायर कर ले या क्या एक्वायर कर ले, ऑक्टेट एक्वायर कर ले। सबको पता है ये बातें, और स्टेबिलिटी इस प्रकार से वो एक्वायर कर लेंगे। तो हर एटम दूसरे एटम से कंबाइन करेगा स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए, सही है, ठीक है। अब एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये भी आपको पता है कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, सही है। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है सबको पता है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनने वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, Na के ऊपर प्लस आया, Cl के ऊपर माइनस आया। Na के प्लस और Cl के माइनस ने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या क्रिएट हुआ, आयोनिक बॉन्ड। सबने पढ़ा है 10th तक ये चीज। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग से बनता है। तो बेसिक आइडिया हमको पता है कि आपको है, सभी को होगा बेसिक आइडिया, सही है। हम लोग आते हैं सीधा 11th के कॉन्सेप्ट्स, उस 10th की चीजों को, छोटी मोटी बातों को रहने देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालो, बोले देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सीधा आ जाओ टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बीच बीच में कुछ सवाल पूछेंगे, उसमें आपको चॉकलेट मिलेगी आज, ठीक है, जो बता ले जाएगा। एक आदमी को मिलेगी आज, आओ क्या बोला, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। पहला बॉन्ड कौन सा लिखोगे, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। अब ये आयोनिक बॉन्ड क्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं, और हम बताएंगे भी नहीं, बस समझा रहे हैं, उससे जो टॉपिक उठेगा वो समझाएंगे। चलो ये देखो, आयोनिक बॉन्ड के अंदर आप लोग पहला टॉपिक डालिए इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी ठीक है, क्या है भाई इलेक्ट्रोवैलेंसी?
जैसे आपको पता है कि भैया सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 1, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। वैसे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्यों ही जानना है, अब वो वाला जानेंगे ना 1s2 2s2 2p6 3s। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 है। सही है। तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया। सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया प्लस, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ गया माइनस। इन दोनों के खिंचाव से बन गया NaCl आयोनिक कंपाउंड। सही है। अब Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई +1। Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई बात समझ आ रही। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। बस यही लिखना है। देखो क्या बोला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gained by an atom to form ionic bond ठीक है इस इलेक्ट्रोवैलेंसी। सबको क्लियरली समझ में आ गया। सोडियम की 1 है, क्लोरीन की -1 है। अभी देखो इसी तरीके से चड्डा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 1 2 3 4। तो ये इसको दे देगा 1, ये इसको दे देगा 1। कैल्शियम के ऊपर आ गया +2, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, तो कैल्शियम की वैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी +2, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी -2। सबको समझ में आ गई ये बात। अब ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, है ना। आप लोग टॉपिक डालो इसके नीचे, फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखना है, क्या क्या समझ में। देखो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी के बाद लिखिए वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। देखिए भैया वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, जब एक ही एटम अलग अलग वैलेंसी शो करे तो वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है। और जब एक एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड बनाते समय अलग अलग वैलेंसी शो करे तो वो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। आगे समझ में, एग्जाम्पल के तौर पे आयरन। देखो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है रिद्धिमा, आयरन का एटॉमिक नंबर, हाँ हिमान है वर्ष 26 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। सही है। तो आयरन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। सही है। इसके बाद इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 2 4 10 12 18, ये तो आर्गन हो गया, ये क्या हो गया आर्गन, और बचा 3d6 4s2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, 6 और 2 8। कौन से पीरियड में है
4th पीरियड में। ये सब हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जो Fe है उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ऊपर। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें 3D है। 3D के कितने टाइप ऑफ ऑर्बिटल होते हैं? 1 2 3 4 5। 4s है। 4s में एक ही ऑर्बिटल होगा, s का एक ही ऑर्बिटल होता है। s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। d में कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? 6। तो ये d हो गया। इधर से चमक रहा है क्या? सही। आओ, तो 3D और ये 4s हो गया, ग्राउंड। चलो अब ध्यान दो, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आप लोग समझो कि Fe जो है +2 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। +2 एक्साइटेड स्टेट में आ गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो आउटर मोस्ट शेल से लूज करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचा ये Fe डाई प्लस। इसे कहते हैं आयरन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फेरस। पता है सबको? यहाँ पे आयरन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? +2 की इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब देखो, अभी अगर आप देखोगे तो आयरन जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे यहाँ से, तो ये 3d5 होके हाफ फिल्ड हो जाएगा, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। तो एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा +3, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे ये इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये बन गया 3d5, और ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 3d6 क्योंकि हाफ फिल्ड है। तो क्योंकि आयरन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो कोर था, जो न्यूक्लियस था, वो क्या था? मतलब जो Fe डाई प्लस है वो अनस्टेबल है, तो और स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 3d5 होके ज्यादा स्टेबल हो जाता है। नहीं समझ पाए? जिस प्रकार से Fe की 2 वैलेंसीज आती हैं, एक आती है +2 और एक आती है +3, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अनस्टेबल कर्नल और कोर। टर्म है कोर या कर्नल, सेंटर कहो, न्यूक्लियस कहो, पॉइंट ऑफ फोकस कहो, जो भी कहो, यहाँ पे अनस्टेबल था, यहाँ जाके थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। आगे समझ में? तो हमने टॉपिक क्या बोला? वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसमें लिखो कॉज, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी का कॉज लिखो। पहला कॉज लिखिए अनस्टेबल कर्नल और कोर, अनस्टेबल कर्नल और कोर। समझ गए? अनस्टेबल कर्नल या कोर। तो आयरन का क्यों है वो इसलिए है। तो हम क्या कह रहे हैं? वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करने का एक कॉज तो हो गया अनस्टेबल कर्नल या कोर, ठीक है। दूसरा लिखिए, हटा दो ये, लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट। लिखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कोई जानता है? कोई बता सकता है? अच्छा छोड़ो, आओ देखो पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग को याद हो, पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है बैंगन आलू, याद है ना? ग्रुप 13, बैंगन आलू गाजर इन थैला। सही है? देखो ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला। सही है। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या आता है? 5, इसका 13, इसका
31, इसका पता नहीं, इसका पता नहीं, ठीक है, जितना भी फिलहाल 5 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p1 2p6 3s2 3p1 1s2 2s2 4s2 3d10, ये हम 30 तक आ रहे हैं। अब 31 का मतलब हो गया 4p1, सही है। अब आप लोग देखोगे तो इंडियम में भी लास्ट में क्या आएगा 5p1 और थैलियम में क्या आएगा 6p1 आएगा। तो सबके आउटर मोस्ट शेल में 2p1 3p1 4 5 6p1 सारे के सारे p ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। ओवरऑल ये 13th ग्रुप के एलिमेंट हैं। पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड 4 सबके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 3 3 सब में 3 3 है। एक मत लिख के आ जाना कि आउटर मोस्ट शेल में एक है। नोट ध्यान देना कि नोबल गैस के आगे कितना लिखा हुआ है। ये नोबल गैस है, इसके आगे 2 + 1 3। ये नोबल गैस है, इसके आगे 2 + 1 3। तो गड़बड़ मत करना। हम समझाना क्या चाह रहे थे यहाँ पे, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है। आप सबको पता है कि ऊपर से नीचे आने पे एटम्स ग्रुप में नीचे आने पे एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। एटम्स का साइज क्या करता है, क्यों बढ़ता है ईमान? साइज बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? रेडियाई बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? अगर साइज रेडियाई सब एक ही चीज है, क्यों बढ़ता है? न्यूक्लियर चार्ज कम कर दे रहे हैं भैया। ये न्यूक्लियर चार्ज कभी कम नहीं होता, इधर जाओ से ऊपर जाओ। अरे पगले शेल आंखों से देखो, 1 2 3 1 2 3 10वीं कैसे पार कर ली गई है नलायक। तो नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से क्या बढ़ गया, साइज बढ़ गया। सबको आ गया समझ में? अब ये क्यों तो बताइए। अब देखो ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के साइज से बड़ा होना चाहिए। क्या बोला? गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के साइज से, लेकिन एल्यूमिनियम का साइज गैलियम के साइज से बड़ा होता है। क्यों ये बताया मैंने पहले, डी ब्लॉक की वजह से। देखो दर्शक तो अनुज क्वेश्चन क्या था, किसका साइज बड़ा होना चाहिए अनुज? गैलियम का। इसका बड़ा होता है एल्यूमिनियम का। क्यों ऐसा होता है ये समझने के लिए देखो, गैलियम में आ गया डी ऑर्बिटल, ठीक है, और डी ऑर्बिटल का शेप कुछ इस प्रकार का होता है कि उसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट पीरियोडिक टेबल में हम लोग ने पढ़ा था। तो डी ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को उतना नहीं बचा पाता, जिससे न्यूक्लियस इन आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ क्या करता है, और डी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, छोटा। नहीं समझ पाए मेरी बात? अब क्योंकि एल्यूमिनियम के मुकाबले गैलियम का जो साइज है, समझिए बेटा, एल्यूमिनियम के मुकाबले गैलियम का जो साइज है वो छोटा हो गया। तो हमको ये बताओ कि बोरॉन की वैलेंसी क्या होगी। बोरॉन की अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, है नहीं वैसे, अगर होगी तो क्या होगी, 3 2 + 1 भाई 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी 3। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, सबको पता है एल्यूमिनियम +3 होता है। गैलियम की भी क्या होनी चाहिए, +2 +1 कितनी हो गई 3। इंडियम की भी इसी प्रकार क्या होगी 3, और इसी प्रकार से थैलियम की भी क्या होगी 3। लेकिन सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं गैलियम में, तो गैलियम, अगर सुना सही से, गैलियम में डी ऑर्बिटल की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस जो है वो इस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है, जिससे s से इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाता है मुश्किल, एज कंपेयर टू ऊपर वाला s जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना होता है आसान। टेक्निकली सोचोगे तो इस s से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए, क्योंकि साइज बढ़ा। अगर हम नॉर्मल वे में सोचे तो साइज क्या होता है
बढ़ा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाना चाहिए, मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होनी चाहिए, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है। लेकिन ऐसा होता नहीं, एक्सेप्शन है कि भैया गैलियम में डी ऑर्बिटल आने की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस s के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। s के इलेक्ट्रॉन को खींचने से s के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है, एज कंपेयर टू ऊपर वाले s को निकालना आसान होता है, जिसकी वजह से बोरॉन तो +3 की वैलेंसी दे रहा है, बोरॉन दे रहा है +3, एल्यूमिनियम दे रहा है +3 इलेक्ट्रोवैलेंसी, गैलियम +3 के साथ +1 भी देता है, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो उतनी आसानी से निकलेंगे नहीं, इसलिए कौन निकलेगा, 4p1 वाला। तो इन एडिशन टू +3 ज्यादा एनर्जी देने पे +1 तो देगा ही देगा। नहीं है समझ में। इसी प्रकार जैसे जैसे नीचे जाओगे +3 वैलेंसी देना कम होता जाएगा, +1 बढ़ता जाएगा, +3 कम होता जाएगा, +1। तो इससे क्या समझ में आया कि ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं, यही सेम टॉपिक हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे, सेम टॉपिक पी ब्लॉक वाले चैप्टर में इसी साल है, कि भैया जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो ग्रुप 13 में, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी, s के इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है मुश्किल, जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वैलेंसी +3 से घटने लगती है और +1 वाली बढ़ने लगती है। और ये क्यों होता है, इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यहाँ इनर्ट पेयर है कौन, ये जो 4s2 है या अगला जो 5s2 है या जो 6s2 है, यानी कि ns2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इनर्ट हो जाता है। इनर्ट हो जाता है मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी में हिस्सा, बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा हिस्सा नहीं है। नहीं समझ में आया तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन लिखो। The reluctance of ns2 electron pair, the reluctance of ns2 electron pair to get excited, the reluctance of ns2 electron pair to get excited and to take part in bond formation. The reluctance of ns2 electron pair to get excited and to take part in bond formation. समझ गए? Is called inert pair effect. अब ये इसकी वजह से वेरिएबल वैलेंसी ऐसे, हाँ पूरा बना लो, समझ गए? तो इसी प्रकार नोट करके लिखो, ये सब लिख लिया, लिखो नोट करके। ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 ही होंगे ना, इसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा, बैंगन या तो बोरॉन कार्बन, कहे सियारी सुनो प्रभु। हाँ, तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो होंगे वो 2 वैलेंसी शो करेंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, सिलिकॉन की 4। तो कहे सियाजी, जर्मेनियम की 4 के साथ 2 भी आ जाएगी। सुनो टिन, एसएन की 4 के साथ 2 भी आ जाएगी, और लेड की भी 4 के साथ क्या आ जाएगी, 2। तो इसका मतलब ग्रुप 14 एलिमेंट्स लिखो, ग्रुप 14 एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसीज ऑफ +4 एंड +2। सबके सब नहीं, कौन कौन, कार्बन और सिलिकॉन नहीं, हाँ तो जर्मेनियम, टिन और लेड, ब्रैकेट में लिख लेना, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये सुन लो, जैसे हम कह रहे हैं कि कहे सिया जी
सुनो प्रभु बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की 4 2, जर्मेनियम की 4 2, टिन की 4 2, लेड की 2। 4 बहुत रेयर केस, नहीं समझ पाए। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे वैलेंसी जो है वो 2 होती चली जाएगी एज कंपेयर टू 4। ठीक है, कोई समस्या किसी को? तो 2 वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करने के 2 कॉज हम लोग ने पढ़ लिए। अनस्टेबल कर्नल या कोर और इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम हम उम्मीद करते हैं बना ही लेते होंगे। टॉपिक डालो, देखो बोले, लिखो पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस, नहीं ये अगला टॉपिक। वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी के 2 कॉज थे, दोनों हमने पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक है ये पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में समझाते हैं। वो आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, an ion which contains more than one atom, an ion which contains more than one atom। हाँ बच्चा इधर देख लो ना, हम कह रहे हैं क्या टॉपिक बोला? जैसे पॉली एटॉमिक आयन है, मान लीजिए NH4+, इसमें कई एटम है और आयन है, सीधी बात है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालनी है, तो आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी को क्या मान लीजिए? X। सही। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है? 1, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है? 1। अरे मतलब इक्वल टू +1, तो x + 4 = 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया? -। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? -। लेकिन अमोनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 1। नहीं समझे मेरी बात? पूरे अमोनियम आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी है +1, इसमें नाइट्रोजन की कितनी है? -3। वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो बातें बताएंगे, फिलहाल ये समझ गए। अब देखो इसी प्रकार फॉस्फेट आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? -3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो भी पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर चार्ज होगा वही उसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे एक मोनो एटॉमिक आयन है सोडियम+, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 1। लेकिन अब यहाँ एक बात समझने वाली है, एक चीज बता दें आपको, जो सोडियम है प्रियांशु, उसके ऊपर प्लस चार्ज है। क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? तो जो नमक होता है, जो नमक NaCl कॉमन सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, वो कुछ इस प्रकार से अरेंज होता है। Na के चारों ओर Cl, ठीक है। देखो ध्यान दो, हम कह रहे हैं भैया कि
मान लीजिए यहाँ पे एक Na सोडियम प्लस आयन, तो सोडियम प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा? Cl माइनस आयन को अट्रैक्ट करेगा, तभी नमक बनेगा। तो Na प्लस के आसपास जितनी भी साइड दिखाई दे रही हैं ये Cl माइनस होगा, 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 Cl माइनस होगा। मतलब एक क्रिस्टल लैटिस, इसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। आसान भाषा में ये आयोनिक क्रिस्टल, आयन का क्रिस्टल फॉर्म, सोडियम क्लोराइड का हम क्रिस्टल फॉर्म बता रहे हैं बहुत छोटे लेवल पे। तो ये सोडियम है, तो सोडियम के चारों ओर 6 Cl जहां जहां हो सकते हैं, Cl 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 Cl। एक Na के चारों ओर कितने Cl हैं? 6। उसी प्रकार एक Cl के चारों ओर कितने Na होंगे? इधर से Na, इधर Na, इधर Na, उधर Na, इधर भी Na, ऊपर भी Na। बात समझ आ रही है क्या कहना चाहते हैं? तो जिस प्रकार एक Na के चारों ओर 6 Cl, उसी प्रकार एक Cl के चारों ओर 6 Na। इसे कहते हैं इस आयोनिक क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर। एक टर्म बता दे रहे हैं, बीच बीच में यूज होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेट करने का नंबर। एक Na ने कितने Cl के साथ कोऑर्डिनेट किया है? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इज 6। Cl के चारों ओर भी 6 ने, तो Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इस आयोनिक क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 6:6। हम समझाना क्या चाह रहे थे कि एक मोनोएटॉमिक आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी की वजह से या एक पॉलीएटॉमिक आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी की वजह से वो पॉलीएटॉमिक आयन अपने ही जैसे ऑपोजिट आयन को खींच सकता है और एक क्रिस्टल लैटिस बना सकता है। क्या बना सकता है? क्रिस्टल लैटिस बना सकता है। लैटिस मतलब यही अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या आयन्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। मतलब ये कमरा अगर हम एक लैटिस कह रहे हैं, तो कोने में वहां Na है तो यहाँ Cl है, वहां Na है तो वहां Cl है, उस पार Cl है, ऊपर Cl है, बहुत जगह। नहीं समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो अपने हिसाब से इसे जो लिखना हो लिख लीजिए। चलो सभी लोग थोड़ा शांत रहो बेटा, ठीक है। तो हमने क्या क्या समझ लिया? आयोनिक कंपाउंड्स क्या, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है ये पता ही है। आयोनिक बॉन्ड से इलेक्ट्रोवैलेंसी समझी, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी समझी, ये समझा। अब लिखो टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। अब जब तक ये टॉपिक अभी आसान आसान चल रहा है, तब तक अपना फिजिक्स निपटा देना। ठीक है, उधर फिजिक्स कंप्लीट करते रहो, मेंस के एडवांस के सब सवाल लगाते रहो। देखो पहला लिखिए, आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए पहला फैक्टर लिखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सबको पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जो मैंने आपको बताया था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ये पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आयोनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव वैल्यू कि नेगेटिव वैल्यू है? कौन बताएगा? हाँ, अरे पॉजिटिव है ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। एनर्जी रिक्वायर्ड है मतलब इंडोथर्मिक है, मतलब एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव। बताया था कि नहीं बताया था? अब आप लोग सोचो, मैंने ये बात कही थी 2 महीना पहले कि आपको आता सब होगा लेकिन सब भूल चुके होंगे। समझ सब आता है इंसान को, सब भूल जाता है, बस वही हो रहा है।
देखिए बेटा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब भैया देखो, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना ही क्या होगा, आसान। नहीं समझे? इसका मतलब लिखो क्या इसमें, लोअर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लोअर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, more easier will be the bond formation, more easier will be the bond formation। मतलब आयोनिक बॉन्ड उतनी ही आसानी से और मजबूत बनेगा जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकला। सही है? चलो दूसरा लिखो। क्लियर है? दूसरा सेकंड फैक्टर लिखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बनाया तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, है ना? यानी कि डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ही आसानी से एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू नेगेटिव होगी उतनी ही आसानी से एटम क्या एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। नहीं समझ पाए बात को? तो इसमें क्या लिखोगे, मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव the value of electron gain enthalpy, easier will be the bond formation, easier will be the bond formation। अब आपको इसमें एक बात याद होगी, याद करो, ऑक्सीजन के केस में, याद है बेटा, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन आया था तो O- बना था, तो एनर्जी का रिलीज हुआ था। मतलब इसका इस वाले हिस्से का जो एंथैल्पी चेंज था वो नेगेटिव था। सही है? कितना था, -142। मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है तो एंथैल्पी चेंज था -142 किलो जूल पर मोल। और जब इस O- में इलेक्ट्रॉन गेन कराया गया था तो एनर्जी जब -2 बना था तो एनर्जी रिलीज ना होकर एनर्जी एक्सेप्ट हुई थी। क्यों एनर्जी एक्सेप्ट हुई थी याद है? क्योंकि ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या करता है, रिपेल करता है। एक और माइनस जुड़ना मुश्किल है, इसीलिए ये जो एंथैल्पी चेंज था ये पॉजिटिव हो गया था। बात समझ में आई? इसलिए ऑक्सीजन के केस में सेकंड इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है, आसान होता है। ये तो सब पहले बता चुके, इसमें कुछ नया नहीं बताना। क्लियर है? अगला फैक्टर लिखो, तीसरा। दो फैक्टर हो गए, ये कम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तीसरा लिखो, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी भैया
भैया बताइए पारस, लैटिस एनर्जी क्या है? नहीं याद है? मैंने पढ़ाया था लैटिस एनर्जी पीरियोडिक टेबल में, नहीं पढ़ाया था? चलो अच्छा देख लो। और सभी लोग इधर ध्यान दो। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सुनना बेटा, सोडियम क्लोराइड का एक मोल आयोनिक कंपाउंड को एनर्जी देने पे, एक मोल आयोनिक कंपाउंड को एनर्जी देने पे ये आयोनिक कंपाउंड गैसियस स्टेट में अगर चेंज हो जाए, सॉलिड स्टेट में किसमें चेंज हो जाए? गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, तो जो एनर्जी लगेगी वो लैटिस एनर्जी कहलाएगी। एक मोल किसी आयोनिक कम, सुने तब देख नहीं रहे हो तो फिर अगले चैप्टर में बोलोगे कि जो है नहीं पढ़ाया। कहाँ ध्यान है? तबियत खराब है? देखो जब एक क्या हो गया, एक मोल आयोनिक कंपाउंड के लैटिस, अब लैटिस अभी अभी हमने NaCl का बनवाया था, तो वही लैटिस था। बात समझ आ रही है? एक Na के चारों ओर 6 Cl, एक Cl के चारों ओर 6 Na। अब एक मोल आयोनिक कंपाउंड में कितने Na होंगे चड्डा? एक मोल आयोनिक कंपाउंड ऑफ NaCl में Na+ कितने होंगे चड्डा? चड्डा बताएंगे, चड्डा रेगुलर कोचिंग आते हैं, पढ़ता है मैंने रखा था। हाँ चड्डा, हंस क्या रहे? केवल तुम ठेलिया जाके समोसा चाट खाओ, पढ़ाई लिखाई ना करो। एक मोल आयोनिक कंपाउंड में मान लो तुमसे बोला एक मोल NaCl, तो कितने NaCl? बारे चड्डा। हाँ हेमंत, 6.023 × 10⁻23 है वो गैड्रो नंबर के बराबर NaCl, उतने ही Na उतने ही क्या होंगे Cl। सही है, चड्डा को ये बात पता थी, है ना? समझे चड्डा? क्या समझे? समझ गए। तो एक मोल NaCl में 6 × 10⁻23 NaCl है, तो इतने ही Na है, यही क्या है? तो उतने NaCl को तोड़ के गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी? लैटिस एनर्जी। इसका उल्टा भी लैटिस एनर्जी ही है। NaCl, सुनना, इसको तोड़ के गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना, एनर्जी लगी। Na को और Cl को उठा के जोड़ना ताकि एक मोल NaCl बन जाए, तो कितने Na और कितने Cl जोड़े गए? 6 × 10⁻23 जोड़ के एक मोल NaCl बनाया गया, तो एनर्जी निकली। फिर से बोलूं मैंने क्या कहा? NaCl के एक मोल को तोड़ के एनर्जी दी गई होगी, तभी वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ होगा एंडोथर्मिक। फिर Na और Cl को जोड़ के 6 × 10⁻23 से NaCl बनाने के लिए एनर्जी रिलीज हुई होगी। दोनों ही एनर्जी कौन सी एनर्जी? अब इसकी डेफिनेशन आप ऐसे समझ लो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, सुनिए बेटा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन, ठीक है, 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। नहीं समझ में मेरी बात? मतलब जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस को जोड़ के एक मोल आयोनिक कंपाउंड बनाया जाए, तो जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वो लैटिस एनर्जी है, या उसका उल्टा amount of energy required to decompose 1 mole of ionic compound from solid state to gaseous state, वो भी लैटिस एनर्जी। अभी भी नहीं समझ में आया? आसान भाषा में फंडामेंटली देखा जाए, लैटिस बनाने की एनर्जी लैटिस एनर्जी, लैटिस तोड़ने की एनर्जी भी लैटिस एनर्जी। अभी भी नहीं समझ में आया? तो लिखो जो बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी, चाहे लैटिस एनर्जी बोलो चाहे लैटिस एंथैल्पी बोलो, लिखो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
to separate completely one mole of ionic compound, one mole of solid ionic compound, one mole of solid ionic compound into gaseous state. To separate one mole of solid ionic compound into gaseous state. ठीक है, ये वाली एनर्जी प्लस होगी कि माइनस? अरे रिक्वायर्ड है तो प्लस की माइनस? प्लस। तो ये वाले केस में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अब दूसरा वाला लिखो, एक और लिखो, और लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड, lattice energy is the energy released when gaseous cations and anions combine to form one mole of ionic compound required to form combine to form one mole of ionic compound, combine to form one mole of ionic compound. नहीं समझी? करते अगर कराया जाए तो। अरे Na सॉलिड होता है, सब्लिमेशन कर दीजिए उसका, सीधा गैसियस बन जाएगा, है कि नहीं? आयोनाइजेशन एनर्जी दे दीजिए, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, Na+ बन गया। क्लोरीन डाई एटॉमिक होता है Cl2, डिसोसिएशन एनर्जी दे दीजिए तो Cl2 से ClCl हो जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दे दीजिए, Cl- बन जाएगा, Na+ और Cl- बन गया। आप मुन्ना इधर देखो, कुछ समझ आ रहा है? अब ये लैटिस एनर्जी ना, ये लैटिस एनर्जी किस प्रकार से क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? आयोनाइजेशन, आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को इफेक्ट करेगा, है ना? ये हटा दो पूरा, लैटिस एनर्जी समझ आ गया है? चलो अब जरा हमको ये बताओ, ये कमरा जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है NaCl, इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी लैटिस एनर्जी क्या है? ज्यादा, सही है? NaCl की लैटिस एनर्जी है ज्यादा, इसका मतलब ये है कि इसको तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, है कि नहीं है? इसको तोड़ेंगे तो एनर्जी जो रिलीज होगी, तोड़ने पे एनर्जी रिलीज हो रही थी ना, कि एक्सेप्ट गेन हो रही थी, गेन हो रही थी, सही बताओ? तो गेन हुई ना, तो वही NaCl को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, है ना? तो NaCl को तोड़ने की एनर्जी लगी, वो एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब Na और Cl को बना के NaCl बनाना है मान लो, तो जो एनर्जी लगेगी, सॉरी एनर्जी जो रिलीज होगी NaCl बनाने में वो भी तो ज्यादा होगी। अगर NaCl की लैटिस एनर्जी क्या है? ज्यादा, इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, तो Na और Cl बना के NaCl अगर बनेगा तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो भी तो ज्यादा होगी, है कि नहीं है? अब बताओ हमको आसानी से सिंपल भाषा में, लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो आयोनिक कंपाउंड बॉन्ड बनाना आसान है, कि लैटिस एनर्जी कम है तो आयोनिक कंपाउंड बनाना आसान है? आराम से सोचो। क्या बेटा?
ज्यादा होगी तो ठीक, कम ज्यादा ना करो। अरे एक मिनट सुनो बेटा, समझाए? पहले तो एक चीज, अभी कुछ लिखे तो हो नहीं लैटिस एनर्जी में, लिखो एक चीज नोट करके लिखो, नोट कर लिखो, greater the lattice energy, greater the value of lattice energy, ठीक है, more stable will be the ionic compound, more stable will be the ionic compound, and greater is the ease of formation of ionic compound, and greater is the ease of formation of ionic compound, greater is the ease of formation of ionic compound. मतलब इससे क्या समझिए, जितनी लैटिस एनर्जी क्या होगी, समझ गया मेरी बात? जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा, आयोनिक कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल, ठीक है? और जितना ज्यादा स्टेबल आयोनिक कंपाउंड होगा उतना ही आसान रहा होगा उसको बनाना। ध्यान से समझे? तो इसका क्या मतलब हुआ, लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो फॉर्मेशन आसान होगा, दिक्कत में होगा, आसान में होगा। अब ये तुम उल्टा कह रहे थे, है ना? एक्चुअली वो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के साथ सोच रहे थे, समझा रहा हूं मैं चीज। इसे लैटिस एनर्जी, लैटिस बनाने की ही तो एनर्जी है। लैटिस किस चीज का, आयोनिक कंपाउंड। अब जितनी ज्यादा एनर्जी लगी होगी उसको बनाने में, मतलब मान लीजिए कि Na और Cl को जोड़ा गया तो क्या बनेगा, NaCl। एनर्जी रिलीज हुई होगी कि एक्सेप्ट हुई होगी, रिलीज हुई होगी। तो एनर्जी जो रिलीज हुई होगी, पक्का है, दिखवाया है, बोले भी नहीं है। तो एनर्जी जो रिलीज हुई होगी वो -788 किलो जूल पर मोल भी होगी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने दे रखी है, ठीक है? कि जब 1 मोल Na और 1 मोल Cl जुड़ा तो NaCl बना और एनर्जी रिलीज हुई -788, एनर्जी निकल गई। अब जब NaCl टूट के बनाएगा Na+ और Cl-, तो इतनी ही एनर्जी तो लगी होगी, डेल्टा H एनर्जी लगी होगी 788 किलो जूल पर मोल, सही है? अब ये एनर्जी बहुत ज्यादा है इसको तोड़ने के लिए, जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल, सही बात है? जितना ज्यादा स्टेबल आयोनिक कंपाउंड होगा तो स्टेबल आयोनिक कंपाउंड या स्टेबल कंपाउंड या स्टेबल बॉन्ड क्यों बनता है? अरे स्टेबिलिटी क्यों एक्वायर करते हैं या कैसे एक्वायर करते हैं स्टेबिलिटी? Na+ और Cl- जुड़ के NaCl हो के स्टेबल हुआ होगा, सही है? स्टेबल क्यों होना चाहता है कोई? ताकि और रिएक्शन ना करे, सीधी सी बात है ना, वो बात छोड़ो। तो स्टेबल हुआ क्योंकि और रिएक्शन ना करे, है ना? अब हम समझा क्या रहे थे कि ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही आसानी से बना होगा। क्या समझे? अगर दो मॉलिक्यूल आपस में आसानी से कंबाइन कर गए हैं तभी तो वो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि NaCl को बनाने, NaCl को तोड़ने के लिए अगर एनर्जी ज्यादा लग रही है इसका मतलब NaCl स्टेबल है, और अगर NaCl स्टेबल है इसका मतलब Na+ और Cl- बहुत आसानी से कंबाइन किए होंगे। अगर ये आसानी से कंबाइन ना करते तो इसका क्या मतलब होता कि ये फॉर्मेशन होता ही नहीं, अनस्टेबल होता। तो क्योंकि अगर ये स्टेबल है मतलब ये बहुत आसानी से कंबाइन कर गए। इसका मतलब अगर तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लग रही है मतलब ये स्टेबल है,
और स्टेबल है मतलब बनते समय बहुत इजीली बन गया होगा आयोनिक कंपाउंड। तो ये तीन बातें समझ में आई। क्या क्या बोला सुमित हमने? कृपा क्या बोला बेटा हमने? कृपा से पूछा। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। अगर NaCl स्टेबल है, क्यों स्टेबल है? क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है Na और Cl बनाने के लिए। और बोलिए। कैसे टीचर बनोगे भाई आप लोग अच्छे? कैसे बनोगे? प्रभुता अच्छे नहीं। अरे मान लो आगे चल के टीचर बन जाते हैं बच्चे, कैसे बनेंगे? ये टीचर बनना ही नहीं है। टीचर बनना ही नहीं होगा, लेकिन अतः जाके आदमी बीएड करता है ना। बहुत अच्छी बात है। आप लोग कभी नोटिस करो कि थोड़ा कोई आदमी अगर नॉन प्रोफेशनल कोर्स किया है, बीएससी, बीए, बीकॉम, फिर एमकॉम, तो पता नहीं कहे बीएड कर लेता है जाके सेफ्टी के लिए कि कुछ नहीं तो टीचर ही तो मिल ही जाएगी। तो जो ये कहता है कि टीचर तो नहीं ही बनना है, वो एट द एंड टीचर ही बन जाता है जाके। बहुत बहुत थिन आइस पे हैं आप, अगर आप जो है टीचर बन जाते हैं जाके। आप टीचर हैं इसका मतलब ये थोड़ी। हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझिए कि थोड़ा तेज आवाजें बोल रही आ रही थी। तो हम क्या कह रहे थे, एक बार और बोल रहे हैं, NaCl को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगी। सही है, तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगी, मतलब NaCl क्या है? स्टेबल। और स्टेबल चीज है, इसका मतलब बहुत आसानी से बन गई होगी। समझे? इसका मतलब अगर ये ज्यादा एनर्जी है, अगर ये लैटिस एनर्जी ज्यादा है, मतलब NaCl स्टेबल है, मतलब आसानी से बन गया होगा। अभी भी नहीं आया? सीधा कोपरिन क्लोराइड ना हो, ज्यादा लैटिस एनर्जी ज्यादा आसानी से बना। यही तो लिखवाया हमने अभी भी। बस कर लो जो करना हो अपने हिसाब से। लिखो। क्लियर है? टॉपिक डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी किन चीजों पर डिपेंड करेगी? ठीक है, पहला लिखो चार्ज, चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन आयंस। ठीक है, ग्रेटर द चार्ज ऑन आयंस। अब खुद ही सोचो ना बेटा, अगर आयंस पे चार्ज ज्यादा हो तो खिंचाव ज्यादा होगा। सुन रहे बेटा, विश्वास, चार्ज ज्यादा होगा तो खिंचाव ज्यादा होगा, यानी कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, क्या बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान होगा कि मुश्किल? बॉन्ड को तोड़ना जितना मुश्किल, उतना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल, और जितना स्टेबल मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड, उतनी आसानी से बना होगा लैटिस एनर्जी से। नहीं समझे? मोर द चार्ज, मोर विल बी द लैटिस एनर्जी। मोर द चार्ज ऑन आयंस, मोर विल बी देयर लैटिस एनर्जी। More the charge on ions, more will be their lattice energy. ठीक है, समझ आ रहा है? फिर देखो दूसरा, साइज ऑफ आयंस। बोला है वीडियो बंद हो गया? हाँ भैया, साइज ऑफ आयंस। अब हमको ये बताओ, बड़े आयन को तोड़ना आसान है कि छोटे आयन को?
तो बड़ा आयन आसानी से टूटेगा, मतलब कम स्टेबल होगा, मतलब ज्यादा लैटिस एनर्जी लगेगी। नहीं समझ में आया? देखो, ग्रेटर द साइज ऑफ आयंस स्मॉलर विल बी द लैटिस एनर्जी। ग्रेटर द साइज ऑफ आयंस स्मॉलर विल बी द लैटिस एनर्जी। समझ आ गया?